हाँ, नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जो भारत के इतिहास को बदलने वाली कुछ खास संधियों के बारे में है। जी। मकसद ये समझना है कि इन समझौतों ने भारत की सीमाओं, उसकी विदेश नीति और दुनिया में जो उसकी जगह है, उसको कैसे घड़ा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। तो चले इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले शुरुआती संधियों ने कैसे औपनिवेशिक तस्वीर को बदलना शुरू किया। हाँ, तो देखिए, शुरुआती संधियां वो एक तरह से नींव के पत्थर जैसी थी। मिसाल के तौर पर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 वाली। अच्छा, टीपू सुल्तान वाली। जी हाँ, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी ये। इस संधि ने टीपू सुल्तान को अपना करीब करीब आधा राज्य अंग्रेजों और उनके जो साथी थे उनको सौंपने पर मजबूर कर दिया। आधा राज्य, ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ जमीन खोने तक ही नहीं था। असल में इसने दक्षिण भारत में शक्ति का पल्ला जो है वो अंग्रेजों की तरफ झुका दिया और जो भारतीय शासक थे उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। तो कह सकते हैं कि ये वो मोड़ था जहां सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि किस्मतें भी बदल रही थी। सही कहा। और ये सिलसिला फिर आगे भी बड़ा होगा, जैसे 20वीं सदी में अगर देखें तो। हाँ, बिल्कुल। वर्साई की संधि 1919 का जिक्र आता है स्रोतों में। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने इतना भारी योगदान दिया, सैनिक भेजे, संसाधन दिए। जी, बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन संधि से उसे कोई ठोस राजनीतिक फायदा नहीं मिला, ऐसा स्रोत बताते हैं। सही है। और इससे हुआ ये कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो गुस्सा था वो और भड़का और स्वतंत्रता आंदोलन को और तेजी मिली। हाँ, ये बात सचमुच दिलचस्प है कि कैसे एक दूर देश में, यूरोप में हुई एक संधि ने यहाँ भारत की आज़ादी की लड़ाई पर सीधा असर डाल दिया। जी। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो घटनाएं होती हैं, जो समझौते होते हैं, वो किसी देश के अंदरूनी राजनीतिक माहौल को भी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। वर्साई के बाद भारत में यही हुआ। वैश्विक निराशा ने राष्ट्रीय चेतना को और जगाया। अच्छा, तो ये तो हुई विश्व युद्ध की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज़ादी के बाद के दौर में। 1971 की भारत सोवियत संधि, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जाता है। हाँ, बहुत अहम संधि थी वो। ये ठीक बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पहले हुई थी और स्रोत इशारा करते हैं कि इस संधि ने सोवियत संघ से जरूरी कूटनीतिक और कह सकते हैं सैन्य समर्थन सुनिश्चित किया। जी। और शायद इसी वजह से युद्ध के दौरान अमेरिका या चीन का जो संभावित दखल था वो रुक गया। बिल्कुल। उस वक्त का जो शीत युद्ध का माहौल था उसमें संधि का भू राजनीतिक वजन बहुत ज्यादा था। इसने मतलब रातों रात दक्षिण एशिया का समीकरण बदल दिया। ये सिर्फ समर्थन नहीं था, ये भारत की तरफ से एक ऐसा रणनीतिक दांव था जिसने बड़ी ताकतों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इसने 1971 के युद्ध के नतीजे पर एक निर्णायक असर डाला। हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर था ये। ठीक है, अब द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो शिमला समझौता 1972, ये भी एक मील का पत्थर है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान संबंधों में 1971 युद्ध और बांग्लादेश बनने के ठीक बाद हुआ ये। और इसमें सबसे अहम बात जो मुझे समझ आई वो ये थी कि दोनों देश अपने मसले शांति से आपस में ही सुलझाएंगे। हाँ, मतलब किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी नहीं होगी। और यही सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था। शिमला समझौते ने भारत पाकिस्तान मसलों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करने का जो आधार रखा वो आज भी भारत की नीति का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक सिद्धांत की स्थापना थी। सही। अब आते हैं मौजूदा दौर पर या हाल के वर्षों पर, खासकर भारत अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौते हुए हैं, लिमोआ, कोमकासा, बेका, ये नाम थोड़े जटिल लगते हैं। हाँ, थोड़े तकनीकी नाम हैं। इनका असल मतलब क्या है आसान शब्दों में? हाँ, तो देखिए, इन्हें आसान शब्दों में समझते हैं। LMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। इसका मोटा मोटा मतलब है कि जरूरत पड़ने पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ईंधन भरने या मरम्मत के लिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि हमारी सेनाओं की पहुंच और टिके रहने की क्षमता वो बढ़ जाती है। फिर है कॉमकासा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इससे हमें अमेरिका की सुरक्षित और जो आधुनिक संचार प्रणालियां हैं उन तक पहुंच मिलती है। तो बेहतर तालमेल के लिए? हाँ, जिससे दोनों देशों की सेनाएं बेहतर तालमेल बिठा सकें, खासकर साझा ऑपरेशंस में। और तीसरा है BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे हमें अमेरिका के सटीक सैटेलाइट नक्शों और खुफिया जानकारी, मतलब भूस्थानिक इंटेलिजेंस, उस तक पहुंच मिलती है। और इसका फायदा? इसका फायदा यह है कि हमारी मिसाइलों या ड्रोन्स की सटीकता बढ़ाने में ये मददगार होता है।
तो ये सिर्फ तकनीकी समझौते नहीं है, ये असल में अमेरिका के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी का सबूत है। बिल्कुल सही। और इनका असर शायद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भारत की अपनी रक्षा क्षमताओं पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से ये समझौते भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उसकी बदलती जरूरतों को दिखाते हैं। ये आधुनिक रक्षा तकनीक तक पहुंच बढ़ाते हैं और बड़ी शक्तियों के साथ भारत के रिश्तों को एक नई दिशा देते हैं। तो हमने देखा कि संधियां वो महज कागजात नहीं होती, वो इतिहास का रुख मोड़ सकती हैं। औपनिवेशिक दौर से लेकर आज़ादी की लड़ाई, फिर शीत युद्ध की चालें और आज के वैश्विक गठबंधन तक इन समझौतों ने भारत की कहानी को गढ़ा है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि इन ऐतिहासिक समझौतों को समझना आज के भारत की स्थिति को, उसकी चुनौतियों को और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा स्रोतों ने भी बताया, इन संधियों ने सीमाएं तय की, शक्ति संतुलन बदला, विदेश नीति को दिशा दी और भारत की जो रणनीतिक पहचान है उसे मजबूत किया। और अब अगर भविष्य पर एक नजर डालें तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर के जो बड़े समझौते हैं, जैसे पेरिस समझौता है जलवायु परिवर्तन पर एक्शन के लिए, या फिर आरसीपी जैसे क्षेत्रीय आर्थिक समझौते हैं, क्या ये कल के इतिहास को आकार देने वाले साबित होंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब 100 साल बाद इतिहासकार आज की इन संधियों को किस नजर से देखेंगे, ये सोचने पर मजबूर करता है।